नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी। आप देख रहे हैं सुजस एकेडमी अलवर। और आज हम दोस्तों राजस्थान जीके में अर्धशुष्क मैदानों के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था रेगिस्तानी प्रदेश में शुष्क मैदानों को, और आज हम जानने वाले हैं अर्धशुष्क मैदान को। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे थे हम कि जो पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है उसे दो भागों में बांटा जाता है, शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान। शुष्क मैदान यानी कि जहाँ बारिश 0 से 25 सेंटीमीटर तक होती है, और जहाँ बारिश 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है उसे अर्धशुष्क मैदान नाम दिया गया था। इस अर्धशुष्क मैदान को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। घग्गर का मैदान, शेखावाटी या बांगर प्रदेश, ठीक है, इसे शेखावाटी का अंतः प्रवाह क्षेत्र भी हम कह देते हैं, या इसे बांगर प्रदेश के नाम से जानते हैं। नागौर उच्च भूमि और गोंडवाना प्रदेश या लूनी बेसिन। राजस्थान के नक्शे में जो हम ये देख रहे हैं, पहला जो भाग है ये दोस्तों शुष्क मैदान है, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। और जो दूसरा ये आप भाग देख रहे हो, यानी कि यहाँ तक का जो पूरा क्षेत्र है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? अर्धशुष्क मैदान के नाम से जानते हैं। अब इसे हम कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? 4 भागों में। तो सबसे पहला भाग है इसमें घग्गर का मैदान, ठीक है, ये सबसे पहला भाग है घग्गर का मैदान, ठीक है। दूसरा ये भाग है शेखावाटी का अंतः प्रवाह क्षेत्र, या इसे हम बांगर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। अंतः प्रवाह क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रदेश की जो नदियां हैं वो इसी क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। तीसरा जो प्रदेश है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम नागौर उच्च भूमि, ठीक है। क्या है दोस्तों ये तीसरा वाला पार्ट जो है? नागौर उच्च भूमि। और जो चौथा प्रदेश है जिसे गोंडवाना प्रदेश कह देते हैं, या गोडवाड़ प्रदेश भी बोल देते हैं, या लूनी बेसिन के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले घग्गर के मैदान की। दोस्तों आपको पता है शिवालिक में कालका की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और कहाँ तक आती है? राजस्थान तक आती है, हनुमानगढ़ तक ये आती है। जब इसमें पानी अधिक हो जाता है तो ये गंगानगर तक भी चली जाती है, और कभी कभी तो ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक भी पहुंच जाती है दोस्तों। तो ये जो घग्गर नदी है, इसके पड़ोस में पहले सरस्वती नदी भी बहा करती थी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से सरस्वती नदी भी यहाँ पे बहा करती थी। ये आपके घग्गर आज बह रही है, ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ जो हैं, सरस्वती और घग्गर, इन दोनों ने इस प्रदेश को निर्मित किया था प्रारंभ में, ठीक है। ये जो प्रदेश है ये किसने निर्मित किया था? सरस्वती और घग्गर ने, इन दोनों नदियों ने इसको निर्मित किया था। तो ये जो क्षेत्र था प्रारंभ में कैसा था? जब इसमें 2 अच्छी नदियाँ बहती थी, बड़ी नदियाँ बहती थी, तो ये हरियाली युक्त था। लेकिन ये जलवायु परिवर्तन ने सरस्वती और घग्गर इन दोनों ही नदियों को विलुप्त कर दिया, ठीक है। और इन नदियों का मार्ग परिवर्तन होने की वजह से ये विलुप्त हुई थी। तो ये दोस्तों जो हरा भरा क्षेत्र था, ये पूरा रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया, ठीक है। क्योंकि जो नदियों की रेत थी, वो रेत यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। अतः ये जो पूरा प्रदेश है, जो पहले कभी हरितिमा युक्त हुआ करता था या हरियाली युक्त हुआ करता था, यह पूरा रेगिस्तान में बदल गया, ठीक है दोस्तों। तो इसे घग्गर नदी मुख्य रूप से निर्मित करती है, इसलिए इसे घग्गर के मैदान के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों वर्तमान में यहाँ पर सिंचाई के लिए क्या हुआ है कि जो सतलज नदी जा रही है, उस सतलज नदी से एक नहर निकाली गई है हरीके बैराज से। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और दूसरी उसी सतलज नदी से मत्सीता वाली हेड से एक दूसरी नहर निकाली गई थी 1927 में, जिसका नाम है गंग नहर। इन दोनों नहरों से यहाँ पर पानी पहुँचता है इस प्रदेश में। अतः ये दोबारा से हरियाली युक्त होते जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन इस हरियाली युक्त क्षेत्र में एक समस्या उत्पन्न हो गई है, और उस समस्या का नाम है दोस्तों सेम समस्या, ठीक है दोस्तों। सेम समस्या, ये सेम समस्या क्या है कि जब ये पूरा पानी इन नहरों का आता है, अब आपको पता है कि ये पूरा इलाका रेतीला है। अतः रेतीला जो इलाका है उसमें नहर से जो पानी है वो रेत के माध्यम से बाहर निकल जाता है साइड में, ठीक है दोस्तों। और वहाँ पे ये जो पानी है ये इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होकर के ये क्या कहते हैं, सड़ने लगता है, और भूमि को अम्लीय और क्षारीय में परिवर्तित भी कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो इस समस्या को किस नाम से जाना जाता है? सेम समस्या के नाम से जाना जाता है। इस सेम समस्या को मिटाने के लिए इस नहर के दोनों ओर क्या लगाया जा रहा है? बड़े बड़े पेड़ लगाए जा रहे हैं, सफ़ेदा, ठीक है, जो पानी को सोखते ज़्यादा हैं, ऐसे पेड़ों को लगाया जा रहा है, जिससे सेम समस्या का समाधान हो सके।
इस सेम समस्या से बचने के लिए जो राजस्थान सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उन्होंने वन सेना का गठन किया था 2005 में। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और कि जो घग्गर का मैदान है दोस्तों, इसे हम नाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कि जो घग्गर का मैदान है इसे नाली क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रदेश की, यानी कि शेखावाटी का अंतः प्रवाह क्षेत्र, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बांगर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एक वागड़ है ना, वागड़ आप जानते हो, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, उसे वागड़ कहते हैं। ये बांगर है, बांगर या बांगड़ भी कह देते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो ये जो बांगर प्रदेश है दोस्तों, यह घग्गर के मैदान यानी कि इस क्षेत्र के नीचे है और नागौर उच्च भूमि के ऊपर फैला हुआ है। और इसका जो प्रसार है वो चूरू, सीकर, झुंझुनू और उत्तरी जो नागौर क्षेत्र है वो भी इसी प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी नागौर किस में आता है, आपके बांगर प्रदेश में या शेखावाटी के अंतः प्रवाह क्षेत्र में, या आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र भी इसको नाम दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो शेखावाटी प्रदेश आप देख रहे हैं, इसके पूर्व में क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पूर्व में क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ। इधर पश्चिम में इसके धोरे हैं। ठीक है, इधर नागौर उच्च भूमि है और इसका ढलान इस क्षेत्र का इधर है। तो इसकी नदियाँ ना तो ऊपर जा सकती हैं क्योंकि ढलान इधर है, इधर ढलान है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्षेत्र ऊंचा है इसलिए इधर भी नहीं जा सकती। इधर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि अरावली इनको अवरोध पैदा कर रही है, और इधर रेत के ऊंचे ऊंचे धोरे हैं इसलिए इधर भी इस क्षेत्र की नदियाँ नहीं जा पाती। अतः यह प्रदेश ऐसा है जिसमें जो नदियाँ हैं वो अंतः प्रवाही नदी के रूप में ही रह जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों देखो, ये जो क्षेत्र है मैंने आपको बताया, तो इस क्षेत्र में क्या होता है, जो वर्षा का जो जल होता है ना वो इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठे जल को बोलता है सर या सरोवर। ठीक है, सरोवर को क्या बोलते हैं, इकट्ठे को सर बोलते हैं। ठीक है, और इन जो झीलें होती हैं, ये वाली जो झीलें जो सर होती हैं, जैसे इनमें नाम बताऊं मैं आपको, लूणकरण सर, लूणकरण सर, हालांकि बीकानेर में चला जाता है। ठीक है, आपके डेगाना, कुचामन, ठीक है, और आपके ताल छापर, सुजानगढ़, सुजानगढ़ कहाँ पे दोस्तों, ये चूरू। ये जो है प्रमुख सर हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, इस शेखावाटी के अंतः प्रवाह क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो प्रदेश है शेखावाटी का अंतः प्रवाह क्षेत्र, इसी प्रदेश में जो कुएं पाए जाते हैं, ठीक है, कुएं, उनको बोला जाता है जोहड़। ठीक है दोस्तों, जो कुएं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जोहड़, या इन्हें नाड़ा भी कहते हैं, नाड़ा या जोहड़। क्लियर है, तो जोहड़ या नाड़ा क्या है, शेखावाटी में पाए जाने वाले कुएं, जो कच्चे भी हो सकते हैं और पक्के भी हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे प्रदेश की, यानी कि नागौर उच्च भूमि की। तो दोस्तों ये जो नागौर उच्च भूमि है ये लूनी बेसिन के उत्तर में है और जो शेखावाटी का प्रदेश है इसके जस्ट नीचे है। तो दोस्तों ये जो प्रदेश है ये ज़्यादातर इस क्षेत्र में बंजर भूमि की अधिकता है। ठीक है, बंजर भूमि अधिक है। साथ ही इस भूमि में जो NaCl है, NaCl यानी कि हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसकी मात्रा भी क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा अधिक मिलती है। कौन से क्षेत्र में, आपके नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, और इस जल में, यहाँ का जो जल है इसमें फ्लोराइड की मात्रा भी दोस्तों बहुत अधिक है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण इस क्षेत्र को राजस्थान की कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कह देते हैं ना, बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी। क्या है, इस क्षेत्र में फ्लोराइड की मात्रा अधिक मिलती है इस क्षेत्र में। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये नागौर और कुछ पाली का उत्तरी हिस्सा और साथ में अजमेर के हिस्से भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अजमेर का कुछ हिस्सा जो पश्चिमी हिस्सा है वो इसमें शामिल हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे प्रदेश की, यानी कि गोंडवाना का प्रदेश या लूनी बेसिन। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रदेश को जो निर्मित किया है दोस्तों वो लूनी और उसकी सहायक जो नदियां हैं, इन सहायक नदियों ने इसको निर्मित किया है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो प्रदेश है इसका 48% हिस्सा कांपीय मैदान है। ठीक है, जो प्राचीन कांपीय मिट्टी का जमाव इसमें हो गया था। तो यह जो है मुख्य रूप से लूनी की सहायक नदियों द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, लेकिन ये जो लूनी नदी है ना, यहाँ पे इधर से जो लूनी की
लूनी के जो विपरीत दिशा में, लूनी तो इधर से आती है और इधर से जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती हैं ये अवरोध पैदा कर देती हैं। अवरोध का मतलब जो मिट्टी होती है उस मिट्टी का इस लूनी नदी में जमाव कर देती हैं, जिससे लूनी नदी अपना मार्ग परिवर्तित भी कर लेती है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। और इस प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं, जैसे पचपदरा। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? बाड़मेर में। कपराना, ये भी कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर में। ये प्रसिद्ध झीलें हैं। कौन से प्रदेश की झीलें हैं? और ये खारे पानी की दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पचपदरा और कपराना झीलें, ये बाड़मेर में पड़ती हैं। ठीक है, और ये लूनी बेसिन में ही शामिल होती हैं या गोंडवाना प्रदेश में शामिल होती हैं। दोस्तों यदि विश्व के मरुस्थलों की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा घनत्व लोगों का इसी मरुस्थल में है और सर्वाधिक जैव विविधता भी इसी मरुस्थल में है। अब यदि मैं बात करूं मरुस्थल के महत्व की, तो दोस्तों इस मरुस्थल का बहुत ही बड़ा महत्व है। और वो महत्व क्या है तो वो मैं क्लियर कर रहा हूं आपके, कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है दोस्तों, उपमहाद्वीप, देखो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देश शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें जो ऋतु चक्र नियमित है उसका जो कारण है दोस्तों वो हमारे थार का रेगिस्तान है। इस ऋतु चक्र को क्या करता है? ये नियमित करता है। कैसे करता है वो हम एक बार यहाँ समझ लेते हैं कि दोस्तों होता क्या है कि जब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और कर्क रेखा राजस्थान के लगभग पास से गुजर के जाती है। राजस्थान में भी इसका कुछ हिस्सा है। और हमारा जो रेगिस्तान है इसमें रेत है, और रेत का क्या गुण होता है दोस्तों कि जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। तो जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है दिन के समय, तो जो वायु होती है वो वायु पूरी की पूरी गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और वायु की बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? कमी। यानी कि यहाँ पर निम्न वायुदाब केंद्र बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन निम्न वायुदाब केंद्र बनने के कारण यहाँ पर भभूल्या, जिन्हें स्थानीय भाषा में भबूड़ा कहते हैं, ठीक है, भभूल्या, जो वायु भंवर होता है एक प्रकार का, जो गोल गोल घूमता हुआ जाता है और अपने साथ कपड़े वगैरह और जो पॉलीथीन वगैरह होती हैं ऐसी हल्की चीज़ों को उड़ा के भी ले जाता है। तो ये जो वायु भंवर होते हैं ये निम्न वायुदाब के कारण ही बनते हैं। लेकिन दोस्तों ये निम्न वायुदाब जो केंद्र है ये एक दिन के लिए नहीं बनता, ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और लंबे समय तक चलता है तो जो ये भभूल्या बनता है तो ये तो एक दिन की प्रक्रिया, यानी कि किसी क्षेत्र में निम्न वायुदाब केंद्र बना तो उसकी पूर्ति के लिए जो आसपास की वायु है वो उसकी पूर्ति के लिए तुरंत आती है, जिससे कि भभूल्या उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जब ये लंबे समय तक ये प्रोसेस चलेगी दोस्तों कि यानी कि कम निम्न वायुदाब केंद्र ये बना रहेगा, तो जो समुद्री हवाएं हैं वो समुद्री हवाएं इसे संतुलित करने के लिए इधर आएंगी। और जो समुद्री हवाएं होती हैं दोस्तों वो नम होती हैं, आर्द्र होती हैं, अतः वो अपने साथ क्या लेके आती हैं दोस्तों? नमी लेके आती हैं। जब ये समुद्री हवाएं नमी लेके आती हैं दोस्तों, तो इस नमी को क्या बोलते हैं? मानसून बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उस भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को जो नियमित कर रहा है वह मरुस्थल कौन सा है? थार का रेगिस्तान। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे ये चीज़ आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो थार का मरुस्थल है ये अपना लगातार प्रसार कर रहा है दोस्तों। 4 जून 2013 को यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में बताया कि जो 20 साल पहले 12 जिलों में जो मरुस्थल फैला हुआ था अब वो 5 और जिलों को अपनी चपेट में ले रहा है और अब इसके ज़िले 17 होने की कगार पर हैं। और वो दोस्तों जो 5 ज़िले शामिल हैं इसमें वो हैं जयपुर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही और अलवर। इन 5 ज़िलों में भी ये जो मरुस्थल है दोस्तों ये लगातार प्रसार कर रहा है। काजरी ने अपनी रिपोर्ट दी थी
काजरी दोस्तों कहाँ पर है ये? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। इसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ये क्षेत्रफल प्रारंभ में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शामिल था, लेकिन अब इसका 9000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और बढ़ चुका है। इसलिए इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर हो चुका है दोस्तों, ठीक है। और ये जो मरुस्थल जो अपना प्रसार कर रहा है, इसकी जो दिशा है वो दोस्तों है उत्तर और उत्तर पूर्व, ठीक है। उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में ये लगातार अपना प्रसार कर रहा है। और इसके जो नए हॉट स्पॉट हैं वो ये 5 जिले हैं: जयपुर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही और अलवर, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ये जो मरुस्थलीकरण है, ये मरुस्थलीकरण किन कारणों से हो रहा है। तो दोस्तों इस मरुस्थलीकरण के जो सबसे पहला कारण है वो कारण है कि जो गर्म हवाएं चलती हैं राजस्थान में, जिन्हें हम स्थानीय भाषा में लू कहते हैं, ये जो लू होती हैं ये पश्चिम से और या कह सकता हूँ मैं उत्तर पश्चिम से और पूर्व दिशा की ओर जाती हैं, ठीक है, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो ये जो लू है ये अपने साथ क्या लेके आती है? मिट्टी भी लेकर आती है, ठीक है। इसलिए इस जो वायु है, ये वायु के कारण ये मरुस्थल लगातार प्रसार कर रहा है। ये जो रेगिस्तानी मिट्टी है ये कहाँ तक पहुँच जाती है? इन जिलों तक पहुँच जाती है, इसलिए लगातार इसका प्रसार हो रहा है। दूसरे यदि मैं कारण की दोस्तों बात करूँ तो दूसरा जो कारण है वो आपके वनस्पति का विनाश है, कि मानव विकास के चक्कर में लगातार वनस्पति का विनाश कर रहा है और वनस्पति के विनाश के कारण भी ये मरुस्थल लगातार बढ़ रहा है। तीसरा जो कारण है दोस्तों वो है मानवीय कारण, यानी कि मानव जो है वो लगातार अपना जो डेवलपमेंट कर रहा है, या मैं कह सकता हूँ जहाँ पे निर्माण कार्य कर रहा है, वह भूमि जो है वो ज़्यादातर उपजाऊ भूमि है, ठीक है दोस्तों। और जब उपजाऊ भूमि पर ये कार्य होंगे तो धीरे 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 मरुस्थल का ही प्रसार होना सुनिश्चित होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों इस टॉपिक का सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है बालू का स्तूप। दोस्तों जो बालू का स्तूप होते हैं ये रेत के ऊंचे टीले होते हैं जो पवन के साथ साथ स्थानांतरित होते हैं। इन बालू का स्तूपों को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है, जैसे पवनानुवर्ती। दोस्तों ये जो पवनानुवर्ती बालू का स्तूप होते हैं ये लंबवत और समानांतर श्रेणी के दिखाई देते हैं, ठीक है, लंबवत समानांतर श्रेणियों के समान ये दिखाई देते हैं। इन पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों को रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं दोस्तों, लीनियर, ठीक है। और जैसलमेर में इन्हीं को धरियन के नाम से भी जाना जाता है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप जो होते हैं जैसलमेर में इन्हें क्या कहते हैं? धरियन कहते हैं दोस्तों। तो ये जो बालू का स्तूप हैं जो मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिल जाते हैं। दूसरे जो बालू का स्तूप हैं वो हैं बरच्छान या बरखान। दोस्तों इन्हें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। अर्धचंद्राकार आप समझते हैं, यानी कि आधे चंद्रमा के समान, यानी कि ये किस शेप में होंगे? ये इस शेप में होंगे, ठीक है दोस्तों, इस शेप में। तो ये जो बालू का स्तूप होते हैं ये 10 से 20 मीटर तो ऊंचे होते हैं, यानी कि लगभग 60 फीट तक ऊंचे हो जाते हैं। और दोस्तों ये 100 से 200 मीटर लंबे होते हैं, यानी कि सबसे बड़े बालू का स्तूपों में से एक हैं। और इनका जो फैलाव देखने को मिलता है दोस्तों, ये आपके सीकर, जैसलमेर, सूरतगढ़ के गंगानगर के सूरतगढ़ और आपके लूणकरणसर, बीकानेर, इन क्षेत्रों तक देखने को मिल जाता है। तो ये सबसे बड़े बालू का स्तूप हैं, जिनका क्या नाम है दोस्तों? अर्धचंद्राकार या बरच्छान या बरखान जिनको कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तीसरे बालू का स्तूप है दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो ये जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हैं दोस्तों, ये वायु की दिशा में समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? वायु की दिशा में समकोण बनाते हैं। और ये बालू का स्तूप रावतसर, हनुमानगढ़ और मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रदेश में समकोण बनाने वाले बालू का स्तूप हैं ये। इसके बाद दोस्तों अगला स्थान आता है पैराबोलिक बालू का स्तूपों का।
दोस्तों पैराबोलिक जो होते हैं बालू का स्तूप, ये वनस्पति द्वारा निर्मित होते हैं। यानी कि कोई पेड़ पौधा है तो उस पेड़ पौधे के चारों तरफ जो मिट्टी इकट्ठी होती है उससे ये बालू का स्तूप बनता है। यानी कि पैराबोलिक किस शेप में होंगे दोस्तों, ये जैसे ये आपके पेड़ पौधा है, ठीक है, ये वाला, तो इसके चारों तरफ आएंगे तो इस प्रकार से होंगे पैराबोलिक, ठीक है, इस प्रकार से इकट्ठे होंगे ये बालू का स्तूप। तो पैराबोलिक बालू का स्तूप कौन से होते हैं दोस्तों, जो वनस्पति के चारों ओर, तो ये इनका प्रसार जो है वो संपूर्ण मरुस्थल में है, यानी कि संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह धरियन में आपको बता चुका हूँ, जैसलमेर में मिलते हैं, उन बालू का स्तूपों को धरियन कहते हैं। इसी तरह अवरोधी बालू का स्तूप, तो दोस्तों कोई दीवार हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो अवरोध पैदा करे, तो उसके अवरोध से जो बालू का स्तूप बनते हैं वो अवरोधी बालू का स्तूप होते हैं। ये दोस्तों नाग पहाड़ कहाँ पे दोस्तों, अजमेर में है। जोबनेर कहाँ पे दोस्तों, जयपुर। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को अवरोधी बालू का स्तूप मिल जाते हैं। इसी तरह दोस्तों तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप क्या होता है, जो चट्टान होती है उस चट्टान के चारों तरफ जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें तारा बालू का स्तूप कहते हैं। और दोस्तों चट्टान कहाँ मिलती हैं रेगिस्तान में, तो वो क्षेत्र हैं जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। इन क्षेत्रों में चट्टान अधिक मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर ही तारा बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। मुख्य क्षेत्र पोखरण, रामगढ़, लोद्रवा, फलोदी, ये मुख्य क्षेत्र हैं इनके। तो सब्र काफीज के बारे में अब जान लेते हैं कि सब्र काफीज बालू का स्तूप क्या होते हैं। तो दोस्तों जो घास होती है ना मरुस्थल में, उस घास आदि के चारों ओर जो बनने वाले बालू का स्तूप हैं उन्हें सब्र काफीज बालू का स्तूप कहते हैं। ये सब्र काफीज जो बालू का स्तूप है मुख्यतः अरब के मरुस्थल में इस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं, और इसका कुछ प्रसार हमारे रेगिस्तान में भी देखने को मिल जाता है। जिन प्रदेशों में घास फूस मिलता है उन प्रदेशों में ये बालू का स्तूप देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों एक बालू का स्तूप का प्रकार और भी हम पढ़ सकते हैं, वो है नेटवर्क बालू का स्तूप। ये भिवानी, हिसार और इनका कुछ प्रसार जो है हमारे हनुमानगढ़ में भी है, ठीक है। इन्हें हम नेटवर्क प्रकार के बालू का स्तूप दोस्तों कहते हैं। दोस्तों आप ये वीडियो हमारी कंटिन्यू देख रहे हैं, मैं आपको पूरी राजस्थान जीके पढ़ाने वाला हूँ, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। चैनल आपने सबने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बच्चों रेगुलर इसको पढ़ते रहें। अभी बहुत जल्दी मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं, और उस टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट मिलेंगे रेगुलर, और उनका जो है वर्जन भी पेड रखा जाएगा, लेकिन वो बहुत ही सस्ते होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपसे चार्ज उनका हम वसूल नहीं करेंगे, बहुत ही कम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।